तो सारे कयास आज खत्म हो गए और केंद्र में नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी के बाद महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस के तीसरे दौर का आगाज हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि केंद्र में बीते 10 साल से नॉनस्टॉप नरेंद्र राज है, तो महाराष्ट्र में 5 साल के ब्रेक के बाद देवेंद्र को गद्दी मिली है। साल 2014 में फडणवीस के पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, 2019 में दूसरी बार, लेकिन बहुमत के खेल में पिछड़ने की वजह से 5 दिन के अंदर ही उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। 2.5 साल बाद फिर मौका मिला, लेकिन शिंदे सरकार में आला कमान के आदेश पर उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी कबूल करनी पड़ी। अब 2024 में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बतौर सीएम तीसरी बार शपथ ली है। 23 नवंबर यानी महाराष्ट्र के नतीजे वाले दिन से ही करीब करीब ये साफ था कि सीएम का ताज उन्हें मिलेगा। ऐसे में बीजेपी और फडणवीस के विरोधी इसे पेशवाई की वापसी बताने लगे। पेशवा यानी मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री का वो पद जो ब्राह्मणों के पास था, जिन्हें 1750 में सत्ता की कमान भी मिली। महाराष्ट्र की मराठा बहुल राजनीति में ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री की गद्दी मिलने की तुलना पेशवाई से अक्सर की जाती है, क्योंकि इस राज्य में मराठा 30% तो ब्राह्मण महज 8 से 10% बताए जाते हैं। इस सियासी हिसाब किताब के बीच 4 दिसंबर को बीजेपी के विधायकों ने मुहर लगा दी कि उनके नेता देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। बड़ी बात यह भी कि फडणवीस ऐसे दूसरे ब्राह्मण नेता हैं जिन्हें महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की गद्दी मिली है। उन्हें यह ओहदा मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र का पूरा चुनाव आप याद करें तो जाति के मुद्दे के इर्द गिर्द ही हुआ था। मराठा बनाम ब्राह्मण, अगरा वर्सेस पिछड़ा, चुनावी माहौल में इस तरह के नैरेटिव खूब बनाए गए। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन का फोकस भी संविधान और ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिमों पर ज्यादा था। राहुल गांधी हमेशा की तरह ही यहां पर भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे कि देश की 90% आबादी के हाथ में कुछ नहीं है और सिर्फ 10% यानी कि सवर्णों, अगड़ों के हाथ में सत्ता की कमान दे दी गई है। उन्होंने वैसे तो कभी पेशवाई या फिर ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया, लेकिन कहने का मतलब यही था कि देश में आज भी एक तरीके से ब्राह्मणवाद हावी है, इसीलिए बार बार उस 10% की बात की जाती थी। लेकिन ये सारे आरोप और नैरेटिव कम से कम महाराष्ट्र के नतीजों और मुख्यमंत्री के चयन से गलत साबित हो गया और आज से एक बार फिर इस प्रदेश की राजनीति में देवेंद्र युग की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान भी निशाने पर फडणवीस ही रहे। उन्हें मराठा समाज का दुश्मन तक बताया गया, लेकिन उन्होंने जनादेश से मराठी मानुस, पार्टी नेतृत्व और गठबंधन हर किसी का दिल जीत लिया और ये आंकड़े भी बताते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल तो कई मौकों पर देवेंद्र फडणवीस को मराठा विरोधी बता चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने फडणवीस और एनसीपी के ओबीसी नेता छगन भुजबल पर मराठा आरक्षण में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया था। यहां तक कि शरद पवार ने भी 2016 में फडणवीस की ब्राह्मण पहचान पर हमला बोला, उनकी तुलना पेशवा से की थी। लेकिन फडणवीस को अपनी पार्टी बीजेपी पर पूरा भरोसा था। यही वजह है कि उन्होंने 2016 में ही कह दिया था कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मेरी पार्टी मुझे कम से कम इसलिए नहीं हटाएगी कि मैं ब्राह्मण हूं। मुझे हटाया गया तो उसकी वजह कोई दूसरी होगी, जैसे अगर मैंने कोई गलत फैसला लिया या मैं बेअसर साबित हुआ, लेकिन जाति की वजह से नहीं। ये वो वक्त था जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन तेज था। इस तरह की अटकलें भी थी कि राज्य के दूसरे ब्राह्मण सीएम अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी आशंकाओं को गलत साबित किया और 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय सबसे ताकतवर माना जाता है। अब तक ज्यादातर मुख्यमंत्री इसी समुदाय से रहे हैं, लेकिन बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया। 1960 में मराठी भाषी राज्य महाराष्ट्र के गठन के बाद यशवंतराव चव्हाण सीएम बने, वो मराठा थे। 1962 में दूसरे मुख्यमंत्री बने मारोतराव कन्नमवार, वो ओबीसी थे, लेकिन ज्यादा दिन वो कुर्सी पर रह नहीं सके। 1963 से 1980 तक 5 मुख्यमंत्री बने और सभी मराठा थे। 1980 में अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री बने, जो कि मुसलमान थे। अंतुले के बाद 1982 में बाबा साहेब भोसले सीएम बने, वो भी मराठा ही थे।
महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर थोड़ा बदलाव 1995 में जाकर आया और पहली बार शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी तो बाल ठाकरे ने ब्राह्मण नेता मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पार्टी में ही उनका विरोध शुरू हुआ तो 1999 में मराठी नेता नारायण राणे को फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया। 99 में कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार सत्ता में आई तो मराठी नेता विलासराव देशमुख को एक बार फिर से कमान मिली। उनके बाद 2003 में दलित नेता सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री बने। 2004 में एक बार फिर देशमुख की सीएम के तौर पर वापसी हुई, लेकिन 2008 में उनकी जगह पहले अशोक चव्हाण और फिर पृथ्वीराज चव्हाण को सीएम की कुर्सी सौंपी गई और दोनों ही मराठा नेता थे। 2014 में नतीजे आने के बाद कुछ दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा और फिर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। 2019 के चुनाव के बाद थोड़े दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन फिर रहा और फिर दूसरी बार फडणवीस 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस एनसीपी की मदद से फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जो कि फिर मराठा हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए। 2022 में शिवसेना टूटी, बीजेपी की मदद से मराठी नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और अब 2024 में एक बार फिर से फडणवीस मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने अपनी वापसी की है। महाराष्ट्र में आमतौर पर मराठा वोट बैंक को बीजेपी विरोधी बताया जाता रहा, लेकिन इस बार यह भी मिथक टूट गया। सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में उच्च वर्ग के 25% लोगों ने एमवीए को वोट दिया तो 63% ने महायुति के पक्ष में मतदान किया। इस वर्ग के 12% वोट बाकी लोगों के खाते में गए। मराठा कुणबी वर्ग के 32% लोगों ने एमवीए को वोट दिया तो 54% ने महायुति को अपना मतदान किया। अन्य ओबीसी के 26% लोगों ने एमवीए का समर्थन किया तो 60% महायुति की तरफ गए। अब बात करें अगर हम एससी वर्ग की, तो वहां के 25% लोगों ने अघाड़ी को वोट किया और 34% का वोट आया महायुति की तरफ। 41% ने अन्य को वोट दिया। अब अगर हम आदिवासी वर्ग की बात करें, जो कि काफी बड़ा वर्ग है महाराष्ट्र में भी, उनके 56% लोगों ने एमवीए को वोट किया तो 39% ने महायुति को अपना वोट दिया और मुस्लिम धर्म के 55% ने एमवीए को वोट दिया तो 22% ने महायुति को वोट दिया। कहने का मतलब यह है कि देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में अलग अलग वर्ग के लोगों का वोट महायुति को मिला, यानी अघाड़ी को महायुति के मुकाबले सिर्फ आदिवासियों और मुसलमानों के ही वोट ज्यादा मिले। जो सारी कोशिश की जा रही थी यह दिखाने की कि देवेंद्र फडणवीस महज एक ब्राह्मण नेता हैं, इसके विपरीत अलग अलग वर्गों का वोट वो अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की तरफ ला पाए। आप ये कह सकते हैं कि ये कमाल देवेंद्र फडणवीस की रणनीति से हुआ, जो राज्य के दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। पहले थे मनोहर जोशी। मनोहर जोशी बाल ठाकरे की पसंद थे और ये बात हर किसी को मालूम है कि सरकार का चेहरा भले से ही मनोहर जोशी थे, लेकिन सत्ता का केंद्र हमेशा से ही ठाकरे परिवार का निवास मातोश्री उस वक्त रहा। एक तो मनोहर जोशी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और दूसरा अगले 15 साल तक शिवसेना और बीजेपी गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया। लेकिन 2014 में जब फडणवीस सीएम बने तो उनके चेहरे पर गठबंधन ने लगातार तीसरा चुनाव जीता है। ये और बात है कि पिछली बार उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ा और कांग्रेस एनसीपी की मदद से मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब देश में 4 राज्यों की कमान ब्राह्मणों के पास है। इनमें है असम के हेमंत बिस्व शर्मा, राजस्थान के भजन लाल शर्मा और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। यानी कि 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है और 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। इन दिनों 14 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। इन राज्यों में 3 में ब्राह्मण, 2 में ठाकुर, 4 राज्यों में ओबीसी, 2 में एसटी, 1 में मराठा, 1 में मैतेई और 1 में बौद्ध मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज है। हालांकि किसी राज्य में एससी वर्ग के मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इस वर्ग के नेताओं को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर दी है।
देश की राजनीति में मंडल युग आने के बाद मुख्यमंत्रियों के जाति गणत में बदलाव हुआ, वरना आजादी के बाद जब 22 राज्यों में चुनाव हुए तो उनमें से 13 राज्यों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री चुने गए थे। जाहिर है तब कांग्रेस का ही युग था और कांग्रेस के ज्यादातर मुख्यमंत्री ऊंची जातियों के ही थे। अब इसे जातिवाद कहिए या फिर कुछ और, ये आंकड़े भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये बात सच है कि राजनीति बेहद तेजी से जाति के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है। इस जाति की राजनीति का ध्रुवीकरण पूरे देश में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, जहां तथाकथित ऊंची जातियों बनाम बाकी का नैरेटिव गढ़ा गया था। यहां तक कि जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस को पहली बार सीएम बनाया गया तो इसे मराठा पहचान पर हमले के रूप में बार बार पेश किया गया। लेकिन पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हुई है और भारी जनादेश के साथ अब की बार फडणवीस की वापसी हुई है, वो क्या बताती है? क्या यह संदेश है कि आखिर में जनादेश एक नेता को मिलता है उसकी क्षमता के आधार पर, ना कि सिर्फ उसकी जाति, समुदाय या पहचान के आधार पर?